Good morning, students. Today we are going to revise a new chapter that is of our economics part, that is sectors of Indian economy. In this chapter, we are going to discuss about primary sector, secondary sector, tertiary sector, and comparing the three sectors. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स. इसके बाद में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया or where are the most of the people employed. These are the topics of today we are going to discuss. In our day-to-day life, we use different types of things. Various economic activities are there. Some activities like the farmer is plowing in his field, the mason is working, the mason is busy in the construction work, and we use different types of transports. These all are economic activities and these are related to a particular sector. ये कहता है कि there are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take for example the cultivation of cotton. It take within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. The product of the activity cotton is a natural product. Similarly, in the case of an activity like dairy, we are depend on the biological process of the animals and availability of fodder, etc. The product here, milk, also is natural product. Similarly, minerals and ores are also natural products. When we produce a goods by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. इसमें कहता है कि कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम उनको यूज करते हैं और डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए कुछ न्यू थिंग्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. इसमें आपका कल्टीवेशन ऑफ कॉटन है. इसमें कहता है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप सीजन में ये बोई जाती है और जो कॉटन प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए हम मेनली बट नॉट एंटायरली नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं. मतलब मुख्य रूप से ना केवल पूरी तरह से, जैसे आपका रेनफॉल है, सनशाइन है, क्लाइमेट है. द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन. इस एक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है कॉटन है वो अपने आप में एक नेचुरल प्रोडक्ट है. इसी तरह से ही हम अगर डेयरी का एक एग्जांपल लें तो उसमें भी हम कहता है बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर पे डिपेंड करते हैं. और डेयरी फार्मिंग का जो प्रोडक्ट है आपका वो मिल्क है, ये अपने आप में एक नेचुरल प्रोडक्ट है. और इसके साथ साथ जो मिनरल्स हैं या मिनरल ओर्स हैं वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं. कहता है कि जब हम कोई अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइटेट करते हुए, तो ये कहता है प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है. वाई प्राइमरी? दिस इज बिकॉज it forms the base for all other products that we subsequently make. Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector. कहता है कि प्राइमरी सेक्टर के जो भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो आपका फिशिंग है, डेयरी फार्मिंग है या फिर एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, ये सारे एग्रीकल्चर या नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं और इसको एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है प्राइमरी सेक्टर. अगर हम इजी वर्ड्स में इसको किस तरह से एक्सप्लेन करें कि ऑल द थिंग्स दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज और दैट वी यूज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर और रिलेटेड सेक्टर्स दैट आर नोन एज ए
प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज। ऑल द एग्जाम्पल्स लाइक आपका फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर। कहता है कि द सेकेंडरी सेक्टर कन्वर्ट्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्शन या नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। सेकेंडरी सेक्टर में आपके जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनको कहता है कि अदर फॉर्म्स में चेंज कर दिया जाता है थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के तरीक़ों से, और इस तरह से हम इनको कहता है कि इंडस्ट्री एक्टिविटी से एसोसिएट करते हैं। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, प्रोडक्ट है वो नेचर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता, बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ एसेंशियल। इसमें कहता है कि प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं किया जाता नेचर के द्वारा, लेकिन इसमें कुछ प्रोसेसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री, ए वर्कशॉप और एट होम। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लोथ्स। यानी सेकेंडरी सेक्टर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर्स आर कन्वर्टेड or changed into some new finished goods through a processing in the industries or workshops. That type of a processing or to manufacture something new is known as secondary sector activity. इसके बाद फिर आता है आपका using sugarcane as a raw material we make sugar or गुड़। We convert earth into bricks and use bricks to make houses and buildings. Since this sector gradually become associated with the different kind of industries that came up, it is called a industrial sector. और जैसे कि हम कहते हैं शुगर केन को यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटेरियल और उससे शुगर या गुड़ बनाते हैं, और इसके अलावा ब्रिक्स हैं, अर्थ है उसको हम ब्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं और ब्रिक्स से अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं। ये कहता है कि ये जो सेक्टर है ग्रेजुअली एसोसिएटेड है डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज से, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। आगे बताता है कि आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज ए थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर टर्सरी सेक्टर। कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद में एक तीसरी प्रकार की एक्टिविटी और है जिसको हम टर्सरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू, और ऊपर जो मेंशन दोनों हैं आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, ये इनसे अलग है। दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ये एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. ये जो एक्टिविटीज़ हैं अपने आप में ये कोई प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि वो एक एक्सपोर्ट के रूप में प्रोडक्शन एक्टिविटी या प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं। For example, goods that are produced in the primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shops. कि जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं उनको कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करके मार्केट्स तक पहुंचाया जाता है। तो ये आपका सर्विस सेक्टर है, या टर्सरी सेक्टर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि it is helpful to develop the primary and secondary sector, and it is service provider sector. It provide the services, so that it is known as service sector. इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। फिर इसके बाद में कि एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर देयर
in the godowns. We also need to talk to others over telephone or send letters communication or borrow money from banking to help production and trade, transport, storage, communication, banking, trade and some examples of tertiary activities. ये कहता है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन है या कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, ट्रेड है या स्टोरेज है। ये कहता है टर्सरी सेक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं। सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स, ये कहता है कि ये एक्टिविटीज़ हैं वो सर्विस जनरेट करती हैं गुड्स की बजाय। द टर्सरी सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, और टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर का मतलब है टू यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस समथिंग न्यू इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर, और यू कैन से दैट एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एसोसिएटेड एक्टिविटीज आर काउंटेड इन द प्राइमरी सेक्टर, सो इट इज़ नोन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑल्सो। आपका सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि यूजिंग द products of primary sector as a raw material to produce something new through processing in the industries, so it is known as industrial sector, that is you can say secondary sector। and third one is a tertiary sector। tertiary sector में क्या है, it is service provider sector and it is helpful to develop the primary and a secondary sector। All the service related activities are the examples of the tertiary sector, like the transportation, banking, and you can say that communication. These are examples of a tertiary sector। कहता है कि सर्विस सेक्टर also influence some essential services that may not directly help in the production of goods। कि सर्विस सेक्टर है वो असेंशियल है सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, जो डायरेक्ट कोई जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं करता। फॉर एग्जांपल वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज। कहते हैं उदाहरण के लिए हमें टीचर्स, डॉक्टर्स या फिर अदर जो असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है, पर्सनल सर्विस प्रोवाइडर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपका वाशरमैन है, बार्बर है, कोबलर है, लॉयर है, एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स। तो कहता है वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन या अकाउंट से रिलेटेड काम करते हैं। इन रिसेंट टाइम्स सर्टेन्स न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट कैफ़े, ATM booths, call centers, software companies etc. have become important। यदि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसेंट एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये इम्पोर्टेंट बन गई है। जैसे कि आपका इंटरनेट है, कैफ़े है, ATM बूथ्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। ये कहता है कि आज के टाइम में काफ़ी इम्पोर्टेंट बन गई है। अब आगे हम पढ़ते हैं कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, यानी थ्री सेक्टर्स को कंपेयर करना, एक दूसरे से इनकी तुलना करना। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है कि काफ़ी सारी जो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर की, वो बड़ी तादाद में जो वस्तुएं हैं, सामान हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं। ऑल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम, और इन सभी सेक्टर्स में बड़ी तादाद में लोग हैं वो काम भी करते हैं। टू प्रोड्यूस दिस गुड्स एंड सर्विसेज, इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए द नेक्स्ट स्टेप, अगला जो कदम है, देयरफॉर इज़ टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज वी प्रोड्यूस्ड, कि कितनी मात्रा में हम जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, एंड हाउ मैनी पीपल वर्क्स इन ईच सेक्टर, और कितनी तादाद में लोग हैं वो हर सेक्टर में काम करते हैं। कहता है कि इन एन इकोनॉमी की देयर कुड बी
one or more sectors which are dominant in the terms of the total production and employment। यदि हम इनको कंपेयर करते हैं या इकोनॉमी में इनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं तो एक या एक से ज़्यादा सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो डोमिनेंट हैं टोटल प्रोडक्शन के टर्म्स में या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर में, वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, जबकि दूसरे सेक्टर ऐसे हैं जो साइज में छोटे हैं। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। किस तरह से कहता है कि हम गुड्स और सर्विसेज हैं उनको काउंट कर सकते हैं और किस तरह से हम ये जान सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन है ईच सेक्टर में वो कितना है। हाउ मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यू माइट थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क, कि कितने हजारों तादाद में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड की गई हैं आप ये सोचते हैं कि अपने आप में इम्पॉसिबल काम है। नॉट ओनली वुड द टास्क बी numerous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furnitures, it wouldn't make sense। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं यू आर राइट इन थिंकिंग सो, कि आप ऐसा सोचना सही समझते हैं। To get around this problem, economists suggest that values of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers। कहता है कि एक्चुअल नंबर्स की बजाय इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि वैल्यू ऑफ थिंग्स एंड गुड्स हैं हम उनको काउंट करते हैं। कहता है इफ़ 10,000 kilograms of wheat is sold at ₹8 पर केजी, ये एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता है। मान लो 10,000 किलोग्राम या हम यूँ कहें कि 10 क्विंटल है आपका, 10,000 किलोग्राम जो व्हीट है उसको 8,000 रुपये पर केजी, 8 रुपये पर केजी बेचा जाए, द वैल्यू ऑफ व्हीट विल बी ₹80,000, तो उस व्हीट की जो वैल्यू है वो 80,000 रुपये होगी। द वैल्यू ऑफ 5,000 coconuts at ₹10 पर कोकोनट विल बी 50,000। और इसी तरह से 5,000 जो कोकोनट्स हैं उनको अगर हम 10 रुपीज़ पर कोकोनट के हिसाब से बेचें तो उसकी वैल्यू 50,000 होगी। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड। इसी तरह से तीनों सेक्टरों में जो कहता है वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज है उन्हीं को काउंट किया जाता है एंड देन एडेड अप, और उसके बाद में उनको ऐड कर दिया जाता है। रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, एक चीज़ की सावधानी भी रखनी है इसमें। नॉट एवरी गुड फॉर और सर्विस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। कहता है कि हमें हर जो आपकी वस्तु है या सेवा है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है या बेचा जाता है उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो वैल्यू है उसको काउंट किया जाता है। टेक फॉर इंस्टेंस ए फार्मर हु सेल व्हीट टू ए फ्लोर मिल ₹8 किलोग्राम पर ₹8 पर किलोग्राम। एक एग्जांपल देता है, मान लो किसी किसान ने किसी चक्की वाले को 8 रुपये किलो के हिसाब से आटा बेचा। द मिल ग्राइंड्स द व्हीट एंड सेल द फ्लोर टू द बिस्किट कंपनी टू ₹10 पर केजी। उस मिल वाले ने उस गेहूँ को पीसा, उसका आटा बनाया और जो आटा है वो बिस्किट कंपनी को 10 रुपीज़ पर केजी बेच दिया। द बिस्किट कंपनी यूज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक द पैकेट्स ऑफ बिस्किट। और शुगर आपकी ये बिस्किट जो कंपनी है उसने कहता है फ्लोर और शुगर ऐड करके एक प्रोसेसिंग से आपके बिस्किट के पैकेट बना दिए। इट सेल द बिस्किट इन द मार्केट टू कंज्यूमर्स टू ₹60, ₹50 पर पैकेट। कहता है 15 रुपये पर पैकेट के हिसाब से इसने कंज्यूमर्स को ये
जो बिस्किट है वो बेच दिया। बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स, तो कहता है इसमें बिस्किट की जो वैल्यू है वो काउंट की जाएगी। बिस्किट अपने आप में फाइनल गुड है। गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स, फाइनल गुड्स का मतलब होता है कि द गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स, यानी वो चीज़ें जो सीधी उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं, सीधी कंज्यूमर्स के कंजप्शन के लिए रेडी होती हैं। वाई वी आर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, कहता है कि हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज को क्यों काउंट करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, goods such as wheat and the wheat flour in the example are intermediate goods। और इस प्रोसेसिंग में, इस एग्जाम्पल में हमने पढ़ा है कि वीट और जो व्हीट फ्लोर है वो अपने आप में इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो आपके फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। The value of final goods already includes the value of all the intermediate goods। कहता है कि फाइनल जो गुड्स होते हैं, फाइनल जो प्रोडक्ट होते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं, उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है वो काउंट होती है। दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स, जिन इंटरमीडिएट गुड्स को हम फाइनल गुड्स बनाने में जिनकी हम सहायता करते लेते हैं। Hence the value of ₹60 for the biscuit final goods already include the value of flour ₹10. Similarly, the value of the other intermediate goods would have been included। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में पढ़ा है कि जो इसमें फ्लोर जो आपका आटा है उसकी वैल्यू है, या व्हीट का जो प्राइस है, या अदर इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उन सभी की वैल्यू इस बिस्किट का जो प्राइस है उसमें काउंट होती है। To count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of same thing as a number of times। इसमें कहता है कि अलग से फ्लोर या व्हीट की वैल्यू को सेपरेट काउंट करना सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करके हम एक ही चीज़ की वैल्यू को कई बार काउंट कर रहे हैं। फर्स्ट एज व्हीट, सबसे पहले जो आपका गेहूँ है, देन फ्लोर उसके बाद आटा है, एंड फाइनली एज बिस्किट, और अंत में बिस्किट है। इन सब की बजाय आपका बिस्किट जो फाइनल प्रोडक्ट है, दैट इज़ रेडी टू सेल द कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स को सेल करने के लिए रेडी है, उस बिस्किट की जो वैल्यू है उसमें सभी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जैसे आपका व्हीट है, फ्लोर है, शुगर है, ऑयल है, उन सभी की वैल्यू काउंट होती है। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year। जो आपकी वैल्यू है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो हर सेक्टर में प्रोड्यूस किए जाते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, तो वो कहता है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर में टोटल जो प्रोडक्शन है उसकी जो वैल्यू है ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड देन सम ऑफ द प्रोडक्शन इज 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। और इसके बाद में कहता है कि जो सम है, टोटल सम है आपका प्रोडक्शन का 3 सेक्टर्स का, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP का नाम दिया जाता है। तो आप GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को किस तरह से डिफाइन करेंगे। इट इज़ द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द 3 सेक्टर्स ऑफ ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर में एक कंट्री के जो 3 सेक्टर्स हैं उनके जो प्रोडक्शन की टोटल वैल्यू है उसको हम GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर में कंट्री में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उन सभी की ये फाइनल वैल्यू है। GDP शोज हाउ बिग द कंट्री इज, और किसी भी कंट्री की GDP है कोई दिखाती है कि कोई कंट्री है वो कितना बड़ा है। इन इंडिया द
mammoth task of the measuring GDP is undertaken by a central government ministry। इंडिया में जीडीपी मेजरिंग का यानी जीडीपी के एस्टिमेशन का जो काम है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के पास है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज collect information relating to total value of the goods and services and their prices and then estimate the GDP। ये जो मिनिस्ट्री है वो कहता है अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हेल्प से सभी जो इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उसके बाद में जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको एक तरह से रिलेट करती है और उनका प्राइसेस है उसकी वैल्यू पता करती है और उसके बाद में जीडीपी को एस्टिमेट करती है। कहता है कि हिस्टोरिकल चेंज इन सर्विसेज जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी नाउ न्यू डेवलप्ड कंट्रीज that at initial stage of the development primary sector was the most important sector of a economic activity। कहता है कि जनरली हम ये लोग देखते हैं कि जो हिस्ट्रीज हैं काफ़ी सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ की उसमें इनिशियल जो स्टेज है स्टार्टिंग स्टेज है डेवलपमेंट की उसमें प्राइमरी सेक्टर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर था इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड and agricultural sector began to prosper, it provided much more food than before। कहता है कि जैसे ही जो आपके फार्मिंग मेथड चेंज हुए या एग्रीकल्चरल सेक्टर में न्यू टेक्नोलॉजी आई तो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ये प्रोस्पर हो गया यानी समृद्ध हो गया एंड इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड देन बिफोर और इसने पहले की बजाय और ज़्यादा जो भोजन है वो उत्पादित करना शुरू कर दिया। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप देयर एक्टिविटीज़ और काफ़ी सारे लोग अब कहता है कि अपनी एक्टिविटीज़ को चला रहे हैं। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सनस एंड ट्रेडर्स बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स। इसमें कहता है काफ़ी सारे ऐसे आपके जो क्राफ्ट पर्सनस हैं या ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में बिजी हैं बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ में और इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। बिसाइड देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स इन सब के अलावा आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं आर्मी एक्सेट्रा है। हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। कहता है कि टोटल प्रोडक्शन में अधिकतर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके नेचुरल प्रोडक्ट हैं या प्राइमरी सेक्टर में ही उनको प्रोड्यूस किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो भी कहता है इसी सेक्टर में आपके एंगेज्ड हैं इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। ओवर ए लॉन्ग टाइम मोर देन 100 ईयर्स एक लंबे समय में 100 साल से ज़्यादा and especially because new methods of manufacturing were introduced। और इसमें कहता है न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपके इंट्रोड्यूस्ड हुए फैक्ट्रीज केम अप फैक्ट्रियाँ आई एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग और उनका फैलाव होना शुरू हो गया। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स नाउ बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। कहता है कि पहले जो लोग खेतों में काम करते थे अब उन्होंने बड़ी तादाद में फैक्ट्रियों की ओर रुख करना शुरू कर दिया फैक्ट्रियों में काम ढूंढना शुरू कर दिया। मैनी पीपल टू यूज़ मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स। और अधिकतर जो लोगों ने वो कहता है कि कई सारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड करनी शुरू कर दी जो कि फैक्ट्रीज में चीप रेट्स पे प्रोड्यूस्ड होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है ये कहता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के मामले में। हैंस ओवर ए शिफ्ट हैड टेकन प्लेस। इससे कहता है कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपकी शिफ्ट हो गई। दिस मीन दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ
द सेक्टर्स हैज चेंज्ड। इसका मतलब ये है कि पहले जहाँ आपका प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, अब वो चेंज होके आपका सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। In past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें पिछले 100 सालों में कहता है कि इस तरह से सेकंड सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शिफ्ट होकर आपकी टर्सरी सेक्टर में आ गई। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन के मामले में। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर। और अधिकतर लोग हैं वो कहता है सर्विस सेक्टर में ही एम्प्लॉयड हैं। दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन द डेवलप्ड कंट्रीज। ये आपका एक जनरल पैटर्न है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में ऑब्जर्व किया गया है। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।